नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ उसकी कहानी श्रृंखला की नई कहानी बोलती डिक्शनरी की अगली कड़ी के साथ। ये आम अनुभव है, हो सकता है आप भी गुजरे हों उस दौर से कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई बिजनेस डालना हुआ या कुछ रचना करनी हुई, तो मन में तमाम तरह की शंकाएं उठती हैं, दुविधा होती है कि पता नहीं ये बिजनेस चल पाएगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे तो नहीं कि बड़ा आया इतना बड़ा लेखक बनने। ये द्वंद्व पीछा नहीं छोड़ता जल्दी से, और पहला कदम रखने में बड़ी दिक्कत होती है। कई बार तो यह होता है कि लोग शुरू ही नहीं करते काम को, या शुरू हो गया तो खट से बंद हो गया। दिक्कत बहुत आती है। शायद इसी ओर इशारा कर रहे थे महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी रसविरसी काव्य लिखने की भूमिका पर जब बोल रहे थे, कह रहे थे कि काव्य कथा धीरे धीरे कम होती जा रही है, प्रबंध काव्य की ओर कवियों का ध्यान कम है। उसकी वजह बताते हैं कि भाई विशिष्टीकरण में लीन होते होते कविता, चित्र, चिंतन और विरल संगीत की धरातल पे अटकी है। जहाँ भी स्थूलता या वर्णन का संकट आता है, कवि की कल्पना उधर जाना ही नहीं चाहती है। तो इस दौर में इसीलिए गीत और मुक्तक की तरफ कवि का प्रेम ज़्यादा रहता है। अब ऐसी विपरीत परिस्थिति में महाकवि ने रसविरथी काव्य लिखने का अगर फैसला किया तो उसके पीछे उनका लोकमानस से जुड़ाव, क्योंकि कहते हैं कि इन सब के बावजूद भारतीय जनमानस में प्रबंध काव्य के प्रति, काव्य कथा के प्रति प्रेम है। लोग कविता में कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, बचपन से हम लोग सुनते आते रहे। तो यह प्रेम और कर्ण के चरित्र का आकर्षण कवि से रसविरथी लिखवा ही देता है। और इसी प्रक्रिया से शायद महाकवि तुलसीदास भी गुजरे होंगे, जब उन्होंने निर्णय लिया होगा कि रामचरितमानस वो अवधि में लिखेंगे, जबकि वह दौर संस्कृत का था, संस्कृत भाषा का था। वो भी काशी में रह के, जहाँ विद्वानों की मंडली है, जहाँ संस्कृत का बोलबाला है, अवधि में लिखने का फैसला करना अपने आप में बहुत बड़ा था, और जिसके लिए उनको तमाम विरोध भी झेलने पड़े। उन्होंने कहा भी कि मांग के खैबो मसीत में सुबो, ये बताता है। लेकिन लोक भाषा के प्रति तुलसीदास जी का प्रेम, लोक कल्याण की भावना ने उनसे तमाम संकटों के बावजूद रामचरितमानस लिखवा ही दिया। तो अगर इसी तरह की प्रेरणा इस बोलती डिक्शनरी की शुरुआत करने में रही हो तो इसमें क्या आश्चर्य। इस युवा मीडिया शिक्षिका के मन में भी सवाल तो जरूर उठे होंगे कि भाई आमतौर पर माना जाता है कि डिक्शनरी तो बड़े बड़े विद्वानों का काम है लिखना, जिनके पास लंबा अनुभव होता है, बड़ी लाइब्रेरी होती है, कई लोग मिल के लिखते हैं। और अभी जिसने अभी नया नया कदम ही रखा है मीडिया के क्षेत्र में, वह मीडिया डिक्शनरी की बात सोचे, ये तो दुस्साहस है ना। लेकिन उसके अनुभव ने, जब वह नेट की तैयारी कर रही थी तो देखा था कि मीडिया की शब्दावली के लिए कितनी दिक्कत होती है। अंग्रेजी भाषा में मिल जाएगी, लेकिन उसको समझना, आत्मसात करना कठिन होता है। और फिर जब वह क्लास में, कॉलेज में मीडिया पढ़ाती तो देखती थी कि मीडिया की जो शब्दावली है, टर्म है, उसको बोलचाल की भाषा में कि छात्र समझ ले, उसके दिल में बैठ जाए, ये उससे भी कठिन काम था। फिर उसने फैक्टशाला के ट्रेनर के रूप में भी देखा था कि मीडिया के प्रति जानने की ललक आम जन में भी बहुत ज़्यादा है। लोग जानना चाहते हैं कि है क्या। शब्द तो हम बहुत सुनते हैं और न जानने की वजह से भ्रांतियाँ बहुत हैं। अब लोग टीआरपी तो बहुत सुनते हैं या दूसरे शब्द बहुत सुनते हैं, पर उसका क्या मतलब है,
और इस टीआरपी के पीछे चक्कर क्या है, खेल क्या है, ये तो बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो इसी लोक कल्याण की भावना में, आम बोलचाल की भाषा में मीडिया की बात रखना जिससे लोग समझ पाए, और इसी ने तमाम जद्दोजहद दुविधा के बीच इससे मीडिया का पहला वीडियो बनवा ही लिया। और जब पहला वीडियो आया, उसके बाद जब लोगों की टिप्पणियाँ प्रोत्साहन की मिली, तब तो फिर आगे की कहानी फिर आगे सुनिएगा।